वेरी गुड आफ्टरनून एंड वेलकम। आप देख रहे हैं आज का बाजार जागरण बिजनेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। अगर हम बाजारों की बात करें तो आज खुले हम थोड़ा बहुत रेड निशान में थे, लेकिन एक अच्छा बाउंस बैक इस समय बाजार में देखने को मिल रहा है और निफ्टी इस समय 47 अंक की मजबूती के साथ कामकाज करते हुए 25,862 के आसपास का स्तर देखने को मिल रहा है। बैंक निफ्टी भी हरे निशान में है। सेंसेक्स 162 अंक मजबूत। मेजरली जो जितने भी मेजर इंडाइसेस है, मिड कैप, स्मॉल कैप 250, ये ऑल दे आर ऑल इन ग्रीन नाउ। सभी जो है वो हरे निशान में देखने को मिल रहे हैं। फिन निफ्टी भी हरे निशान में है, बैंक निफ्टी भी हरे निशान में है, नेक्स्ट 50 भी हरे निशान में है। और आज के जो मेजर ड्राइवर्स है एज फार द सेक्टर्स आर कंसर्न, मेटल मेटल में तो जोर तोड़ की तेजी आज एक बार फिर से देखने को मिल रही है। आई मीन इट्स क्लियरली आउट परफॉर्मिंग 3% अप। निफ्टी मेटल इंडेक्स 11,670 के आसपास देखने को मिल रहा है और उसके जो भी गेनर्स है, रीजन है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आज मेटल्स पे काफी अच्छी तेजी देखने को मिल रही है और कुछ इंडाइसेस जो हरे निशान में कामकाज कर रहे हैं वो एनर्जी है, वो ऑयल एंड गैस स्पेस पे थोड़ी बहुत बॉयंसी देखने को मिल रही है। ओएनजीसी इज द लीडर देयर। और एमएनसी स्टॉक्स में और इंफ्रा स्टॉक्स में भी थोड़ा बहुत मजबूती देखने को मिल रही है। एज फार द इंडेक्स इज कंसर्न्ड, इंडिविजुअली स्टॉक्स पे हम चर्चा करेंगे। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मिस्टर सनी अग्रवाल, ही इज डीवीपी, हेड फंडामेंटल एंड इक्विटी रिसर्च एट एसबीआई सिक्योरिटीज, and Mr. Osho Krishnan, he is Senior Analyst Technical and Derivatives at Angel One। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। आप मुझसे पहली बार मिल रहे हैं तो विशिंग यू अ वेरी हैप्पी एंड प्रॉस्पेरस 2026। Yeah, Happy New Year to you and to your entire team at Jagran. Yeah. थैंक यू सो मच। मेरा पहला सवाल तो सनी सर से ही होगा। सनी सर, हलचल बहुत है बाजार में। हमने एक नया रिकॉर्ड स्तर भी छुआ। साल की शुरुआत काफी अच्छी हुई, लेकिन उसके बाद एक अच्छी करेक्शन भी देखने को मिल रही। कहीं कहीं ना कहीं संभलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ट्रेड डील का इंतजार खत्म नहीं हुआ। ट्यूसडे एक और था कि ट्रेड डील आएगी, एक अच्छी रिकवरी मार्केट में हमने देखी, लेकिन अभी तक ऐसी घोषणा कुछ हमको सुनने में नहीं मिली। मार्केट्स आपको इन लेवल्स पे कितना कंफर्ट दे रहे हैं? या डेफिनेटली आई थिंक ट्रेड डील को लेकर काफी डिले हो चुका है और मतलब मुझे लग रहा था कि नवंबर से हम कंसिस्टेंटली बात कर रहे हैं कि ट्रेड डील अब कंक्लूड होती हुई दिख रही है। बट अगेन जिस तरह से अब माहौल बन रहा है, लगता है कि अभी भी फिर भी समय लगेगा ट्रेड डील को कंक्लूड होने में। इनफैक्ट बिफोर इंडिया यूएस ट्रेड डील लगता है कि इंडिया यूरोप की जो इंडिविजुअल कंट्रीज हैं उसके साथ या बाकी देशों के साथ कहीं ना कहीं आगे बढ़ते हुए दिख रही है इन टर्म्स ऑफ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और ट्रेड डील। तो आई थिंक एनीवे ब्लेसिंग इन डिस्गाइज ये रहा कि इंडिया जो है बिकॉज ऑफ दिस जो एडवर्स डेवलपमेंट हुआ है उसके चलते इंडिया अपना जो एक्सपोर्ट बास्केट है, एक्सपोर्ट का जो एक्सपोजर है कंट्री वाइज, उसे कहीं ना कहीं डी रिस्क करके एक्सपैंड करने की कोशिश कर रहे हैं, जो मुझे लगता है कि लंबी अवधि में एक डेफिनेटली बेनिफिट देगा। ऑब्वियसली इंडिया यूएस ट्रेड डील का ऐसे कोई बहुत ज्यादा इकोनॉमी पे इम्पैक्ट नहीं है, बट सेंटिमेंटली ऑब्वियसली स्टॉक मार्केट के पर्सपेक्टिव से एक ओवरहैंग रहता है कि अगर ट्रेड डील नहीं होती है तो कहीं ना कहीं रुपी फिर से प्रेशर में आते हुए दिखेगा एंड दैट कैन लीड टू विशियस साइकिल ऑफ अगेन एफआईआई एक्सेलरेटिंग देयर आउटफ्लो फ्रॉम एन इंडिया। तो एक सेंटिमेंटल इम्पैक्ट डेफिनेटली निगेटिव रहता है। आई थिंक आज का जो आई थिंक यूएस का जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है वो अवेटेड है। अगर वहां कहीं कुछ थोड़ी सी पॉजिटिव डेवलपमेंट देखने मिलती है तो मे बी ऑन फ्राइडे वी मे सी सम अपमूव इन द स्टॉक मार्केट। एंड एनीवे फ्राइडे पोस्ट मार्केट आवर्स रिलायंस के नंबर्स और वीकेंड पर एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक के नंबर्स आएंगे। तो आई थिंक 2-3 दिन काफी इवेंटफुल है, जिसका इम्पैक्ट मुझे लगता है कि फ्राइडे और मंडे को दोनों में प्ले आउट होते हुए दिखेगा। बट हैविंग सेड दैट आई थिंक इट्स अ गुड टाइम टू बिल्ड अ लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो। तो देर आर सर्टन सेक्टर जो हमें लगता है कि आने वाले समय में अच्छा करते हुए दिखेंगे। तो वेदर इट इज ऑटो एंसिलरी विच इज प्रीडोमिनेंटली लिंक टू एंड डोमेस्टिक डिमांड, एंड एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि गवर्नमेंट का सपोर्ट भी पूरे दोनों ही सेक्टर में ऑटो और ऑटो एंड में बना हुआ है। डिमांड ड्राइवर्स इन प्लेस है, कंजम्पशन को कहीं ना कहीं बूस्ट दिया जा रहा है। तो आई थिंक दिस इज अ वेरी वेल प्लेस सेक्टर। एनबीएफसी ऑब्वियसली वन ऑफ अ की बेनिफिशियरी ऑफ द रेट कट ड्यूरिंग द लास्ट 9 to 10 मंथ। तो वहां भी दिसंबर क्वार्टर में नतीजे काफी अच्छे आते हुए दिखेंगे। तो एनबीएफसी इज अनदर पैक टू बीन। बैंक्स ऑल्दो द दिसंबर क्वार्टर कैन बी अ लैकलस्टर क्वार्टर, बट आने वाले 4 से 8 क्वार्टर बेहतर रहेंगे। तो बैंक्स तो ओवरऑल फाइनेंशियल सर्विसेज जिसमें कैपिटल मार्केट भी एक प्ले आ जाता है, वहां भी करेक्शन के बाद अब वैल्यूएशन कंफर्टेबल होते हुए दिख रहे हैं। तो आई थिंक थोड़ा सा ग्रेजुअल पोर्टफोलियो बिल्डअप कीजिए। आई थिंक बजट इज अ बिग इवेंट अहेड ऑफ अस, वेयर अगेन वी आर एक्सपेक्टिंग कि काफी अच्छा बजट रहना चाहिए। केपेक्स ड्रिवन ग्रोथ स्ट्रेटेजी जो गवर्नमेंट की चलते आ रही है वहीं पर फोकस बना रहेगा। तो आई थिंक अगेन गुड टाइम टू एक्यूमुलेट क्वालिटी स्टॉक, एंड इफ यू कैन होल्ड ऑन टू द पोर्टफोलियो फॉर नेक्स्ट 6 to 18 मंथ, आई थिंक डिसेंट रिटर्न हम इक्विटी मार्केट से बना पाएंगे।
तो सनी सर कहते हैं कि गुड टाइम टू एक्यूमुलेट गुड क्वालिटी स्टॉक्स, तो उस पर हम चर्चा करेंगे कि क्वालिटी स्टॉक्स कौन कौन से हैं। ओशो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ओशो, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन दिस शो। ओशो, इन लेवल्स पे आप क्या करना है? बिकॉज वी सॉ रिकॉर्ड हाई, उसके बाद एक करेक्शन, उसके बाद एक अच्छा बाउंस बैक, और इन लेवल्स में आप अब फंस चुके हैं। कितना आपको लगता है कि डाउन साइड हम प्रोटेक्टेड है और अपसाइड अभी भी हमारे लिए खुला हुआ है? वेरी गुड आफ्टरनून गीतू मैम। सबसे पहले आपको, सनी सर एंड सभी दर्शकों को मकर संक्रांति की बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो ओवरऑल मच। अगर टेक्निकल पर्सपेक्टिव से मार्केट में देखें तो पिछले 4 दिनों में वोलेटिलिटी काफी ज्यादा है। सो मुझे लगता है एक ट्रेडर्स के पर्सपेक्टिव से काफी अच्छा मार्केट है। हमें दोनों साइड काफी स्ट्रांग वोलेटिलिटी देखने को मिल रही है। तो ट्रेडर्स पॉइंट ऑफ व्यू से नो डाउट काफी अच्छा मार्केट है। बट अगर हम टेक्निकल पोजिशनल फ्रंट पे देखें तो एक अच्छा ब्रेकडाउन हुआ है निफ्टी पर 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे। एंड जी। हिस्टोरिकली 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज काफी स्ट्रांग सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा था। तो जैसे ही ब्रेकडाउन आता है, जो कि टेक्निकली लेवल्स पे 25,950 से 26,000 के जोन पे है, सो ये क्रूशियल हर्डल के तौर पे अभी देखने को मिल सकता है। बट वहीं ओके। लोअर एंड पे अगर हम देखें तो 100 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का सपोर्ट काफी ज्यादा है। बिकॉज पिछले 4 दिन में जितने भी पेसिमिस्टिक मूव थे या जितने भी स्ट्रांग जी। करेक्शन देखने को मिले हैं, वो काफी स्ट्रांगली कुशन हुए हैं अपने 100 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से, जो कि ओके। टेक्निकली लेवल्स पे 25,600 के पास है। तो मुझे लगता है ये काफी स्ट्रांग सपोर्ट लेवल्स रहेगा। एंड अगर डिप आता है तो यहाँ पे हमें बाइंग देखने को मिल रही है। एंड हायर लेवल्स पे प्रॉफिट बुकिंग भी बिल्कुल है। तो मुझे लगता है कि रेंज बाउंड मूवमेंट है। एंड जैसा सनी सर ने इनिशियली बताया कि हमें नेक्स्ट वीक तक एक अच्छा ट्रेंड सेटअप मार्केट में बनते हुए दिखाई दे सकता है। तो अभी बहुत ज्यादा अग्रेसिव अप्रोच नहीं है मार्केट में। टिप के आसपास बाई करें एंड हायर लेवल्स पे अपने पोजीशन लाइट कर लें। एंड इवन अग्रेसिव ट्रेडर्स वहां पे शॉर्ट के पोजीशंस भी ले सकते हैं। बट अभी के लिए कोई भी ज्यादा कॉशियस मूव नहीं है। अगर अगले हफ्ते हमें एक अच्छा ब्रेकआउट मिलता है तब वहां से अग्रेसिवली एक्यूमुलेशन के व्यू लेकर के निफ्टी पे चला जा सकता और बैंक निफ्टी? है। बैंक निफ्टी में भी व्यू अप्रोक्सीमेटली सेम है। बट टेक्निकल पर्सपेक्टिव पे अगर हम बैंक निफ्टी को देखें तो ज्यादा स्टेबलाइज है अपने 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास, काफी स्ट्रांगली सस्टेनेंस दिखा रहा है। सो मुझे लगता है टेक्निकल लेवल्स पे 59,200 से 58,800 का काफी स्ट्रांग सपोर्ट है। तो इस जोन के आसपास एक्यूमुलेशन की ही राय है। एंड हायर लेवल्स पे 59,800 से 60,000 का रेजिस्टेंस है। सो इस रेंज के आसपास अपने प्रॉफिट्स बुक करने की राय बैंक निफ्टी पे बनेगी। सनी सर, पहले आईटी की बात करते हैं। दो दिग्गज कंपनियां टीसीएस एचसीएल टेक के नतीजे आ चुके हैं और आज इन्फोसिस के नतीजे हैं। तो दोनों के नतीजे जो आए हैं उस पे आपका क्या अभी नजरिया बन रहा है, और इन्फोसिस के नतीजों से आपकी क्या उम्मीद है? हाँ, आई थिंक जो दोनों ही कंपनीज हैं उसमें हमने देखा कि कहीं ना कहीं कोई नेगेटिव सरप्राइज नहीं दिखा मुझे इन टर्म्स ऑफ एटलीस्ट डिमांड एनवायरनमेंट, जो कि एक वन ऑफ की ग्रोथ ग्रोथ ड्राइवर होता है। ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ द रिसेंट चेंजेस इन लेबर कोड, वन ऑफ करेक्ट। एक्सपेंसेस दोनों ही कंपनी में हमने देखे, जिसके चलते थोड़ा सा प्रेशर प्रॉफिटेबिलिटी पे बनते हुए देखा। बट एक चीज प्रीटी क्लियर है कि जो डील विंस है काफी रोबस्ट है, और आने वाले समय में जो एग्जीक्यूशन है वो बनते हुए बढ़ते हुए दिखेगा। एट द सेम टाइम जो कहीं ना कहीं एक एआई का प्ले मिसिंग था इंडियन आईटी कंपनीज में, अब लग रहा है कि इंडियन आईटी कंपनीज आर अडॉप्टिंग एआई एज अ टूल एंड दे आर हेल्पिंग क्लाइंट टू टेक आउट द कॉस्ट। तो कॉस्ट रिडक्शन में कहीं ना कहीं उनके क्लाइंट की हेल्प कर रहे हैं। एट द सेम टाइम एआई का टूल यूज कर कर खुद की जो प्रोडक्टिविटी है उसमें भी कहीं ना कहीं बढ़ोतरी करने की कोशिश हमने देखी है, जिसके चलते आप देखेंगे कि जो एम्प्लॉय एडिशन का जो प्रोग्राम है उसमें कहीं ना कहीं कंटिन्यूस रिडक्शन होते हुए दिख रहा है। तो मुझे लगता है कि जो आईटी कंपनीज का पिवट है टुवर्ड्स एआई अब वो क्लियर कट नजर आ रहा है टीसीएस और एचसीएल टेक में। और दोनों ही कंपनीज ने अपने रिजल्ट में इसका जिक्र भी किया है कि एआई का जो रेवेन्यू है एनुअलाइज बेसिस पर टीसीएस के लिए जैसे $1.8 बिलियन का कंट्रीब्यूशन भी कर रहा है। एचसीएल टेक भी अलग से अभी लाइन आइटम रिपोर्ट करने लगा है। तो मुझे लगता है कि नथिंग नेगेटिव एज सच एज फार एज आईटी कंपनी नंबर्स आर कंसर्न। इनफैक्ट अगर फुल ईयर बेसिस पे देखें तो लगता है कि आने वाले समय में FY 27 में मे बी द ग्रोथ कैन एक्सिलरेट फ्रॉम अ लो सिंगल डिजिट 3-4% टू मे बी 6-7% काइंड ऑफ ग्रोथ, जो कि अगेन काफी वीकर ग्रोथ है। ऐसा मैं नहीं कहूंगा कि बहुत एक्साइटिंग ग्रोथ लार्ज कैप आईटी कंपनी पोस्ट करेगी, बट डेफिनेटली एक ट्रेंड सेटअप होते हुए दिख रहा है कि जो बहुत ज्यादा निगेटिव एक नैरेटिव भी बन गया था आईटी कंपनीज के अगेंस्ट, अब वो मुझे लगता है कि न्यूट्रल होकर ग्रेजुअली
पॉजिटिव के ओर जाते हुए दिखेगा। आई थिंक राइट वे टू राइड इज ऑब्वियसली मिड कैप कंपनी, जहाँ थोड़ा सा ऑब्वियसली वैल्यूएशन भी ऊंचे हैं, बट वहाँ ग्रोथ भी बेहतर दिखेगी, मे बी मिड टीन काइंड ऑफ ग्रोथ इन कंपनीज लाइक LTIM, और फॉर दैट ओके। मैटर कोफोर्ज ने रिसेंटली एक्विजिशन किया है, जो जी। अगले 18 से 24 महीने में मटेरियलाइज होते हुए दिखेगा। परसिस्टेंट विच इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग IT कंपनी। तो मुझे लगता है कि मिड साइज IT कंपनी जो है वो उसके थ्रू IT सेक्टर को राइड करने का मौका मुझे लगता है आगे बनते हुए दिखेगा। आज का स्टार परफॉर्मर, आज का क्या बोलूं, अगले पिछले 2 महीने 3 महीने से तो मेटल ही चल रहा है। और आज निफ्टी मेटल इंडेक्स जो है वो आज एक बार फिर 3% की उछाल के साथ कामकाज कर रहा है। वेदांता ऑल टाइम हाई 670 के आसपास का स्तर है। हिंदुस्तान जिंक 4% ऊपर। हिंदुस्तान कॉपर करीब करीब 3.5-4% ऊपर। नैल्को ऑल टाइम हाई 370 का लेवल। टाटा स्टील जो एक लगार्ड था वो भी चलने लगा और आज भी 4% का इजाफा देखने को मिल रहा है। ओशो, मेटल स्पेस में क्या हलचल हो रही है? यहाँ तो रुकने का नाम नहीं ले रहा कुछ भी। यस, नो डाउट। अगर मेटल स्पेस देखें तो जैसा आपने बताया कि 3 हफ्ते से आउट परफॉर्मेंस दिखा रहा है, मुझे लगता है अभी भी कंटिन्यूएशन देखने को मिल सकता है मेटल स्पेस पे। ट्रेंड काफी पॉजिटिव है। एंड अगर हम यहाँ पे टेक्निकली देखें तो नो डाउट टेक्निकल पैरामीटर्स ओवर हीटेड हैं एंड काफी ज्यादा डेविएशन भी हो चुका है शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज से मेजॉरिटी ऑफ द काउंटर्स पे। बट जब तक कि एक सस्टेनेंस दिखाई दे रहा है, जब तक मोमेंटम में है काउंटर, तब तक मोमेंटम प्ले के लिए मेटल्स काउंटर पे बाई की ही राय है एंड अपने हम्म, प्रॉफिट्स को ट्रेल करते रहने की राय बनेगी। फॉर एग्जांपल अगर हम अभी नेशनल एल्यूमिनियम देखें तो इसमें अगर हम पिछले 2 हफ्तों के डेवलपमेंट्स देखें तो काफी हम्म, ज्यादा डेविएट हो चुका है अपने शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज से एंड अभी भी हम्म, हायर लेवल्स पे काफी स्ट्रांगली पोजीशन बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो मुझे लगता है इसमें भी ट्रेल करना चाहिए अपने स्टॉप लॉस को। 350, 352, 352 का हम्म, स्टॉप लॉस लगा करके पोजीशन होल्ड करनी चाहिए। एंड जब तक हम्म, ट्रेंड मूवमेंट में है, पोजिशनली वॉल्यूम बेस्ड बाइंग ट्रैक्शन दिखाई दे रहा है, तब तक बिल्कुल ही इस काउंटर में या होल स्पेस में एक अच्छा अपॉर्चुनिटी दिखाई दे सकता है। एंड वहीं हम्म, कंपैरेटिवली देखें तो जिंदल स्टील, टाटा स्टील में भी आज बाइंग ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। तो ये दोनों जी। काउंटर में, टाटा स्टील एंड जिंदल स्टील में रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है, तो उसमें भी हम्म, एक्यूमुलेशन की राय करंट लेवल्स पे बन रही सनी सर, ये मेटल स्पेस में हो क्या रहा है? आप बुलियंस को छोड़ दीजिए, आप गोल्ड और सिल्वर की तो स्टोरी अलग अलग आती है। सेंट्रल बैंक्स खरीद रहे हैं, शॉर्टेज होगी, सप्लाई कंस्ट्रेंट्स, ईवी में काम आता है, इसमें काम आता है, वो तो स्टोरी बिल्डअप हो गई। लेकिन ये बाकी मेटल्स में ऐसा क्या हो गया जो ये सब छलांगे मार रहे हैं सारे? I think again what I feel is that now the race is towards accumulating the key available resources, क्योंकि ultimately जो मेटल कमोडिटी है उसका यूसेज आप एंड यूजर जो इंडस्ट्री है उसके लिए यूज करोगे, और इसकी जो सप्लाई की जो चिंता है मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं सभी को सता रही है, और उसी का एक इम्पैक्ट हम देख रहे हैं कि वर्ल्ड ओवर, वेदर इट इज एन मैन्युफैक्चरिंग फर्म और वेदर इट इज एन रिटेल इन्वेस्टर, और टू सम एक्सटेंट इट हैज बीन फ्यूल्ड बाय पेपर डिमांड ऑल्सो, जहां हम देखते हैं कि एक्सचेंजेस में की जो ट्रेडिंग होती है, जहां लोग स्पेकुलेटिव एक्टिविटी भी करते हैं कि अप ट्रेंड में है तो लॉन्ग पोजीशन बनते हुए दिखती है। बट आई थिंक मोर ऑफ एन मुझे लगता है कि जब एक डी डॉलराइजेशन का ट्रेंड जब चल रहा है, तो मुझे लगता है कि नाउ फाइट इज टुवर्ड्स एक्यूमुलेटिंग द की रिसोर्सेज विच विल रिक्वायर टू सस्टेन द इकोनॉमिक ग्रोथ। तो जैसे आप एक तरफ गोल्ड सिल्वर की बात करते हैं कि अगर डॉलर से भरोसा कम होगा तो ऑब्वियसली देन यू कैन यूज गोल्ड एंड सिल्वर एज एन अल्टरनेटिव टू फॉरेक्स रिजर्व। वैसे ही जो एंड कमोडिटीज है जैसे कॉपर है, जिसका यूसेज जितने भी न्यू एज टेक्नोलॉजी है उसमें आपको लगना है, तो मुझे लगता है कि कॉपर की भी ग्लोबली जितने भी माइंस है या जितनी अवेलेबिलिटी है उसे कॉर्नर करने की कोशिश की जा रही है, और उसी का रब ऑफ इफेक्ट हम बाकी के कमोडिटीज में भी प्ले आउट होते हुए दिख रहे हैं। बट अगेन आई थिंक आई डोंट नो क्या कितने समय तक ये प्राइसेस सस्टेनेबल रहेंगे, और ये इंक्रीज प्राइसेस पर जो एंड प्रोडक्ट हैं उनके दाम बढ़ने के बाद करेक्ट। उनकी डिमांड कितनी सस्टेनेबल रहेगी, क्योंकि करेक्ट। अल्टीमेटली हमने भी रिसेंटली देखा भी था कि चाइना ने जब आर्म ट्विस्ट किया रेयर अर्थ मैग्नेट को लेकर, तो जी। कहीं ना कहीं कंपनी ने उसका एक अल्टरनेटिव भी ढूंढ लिया इमीडिएटली कि वो नहीं है तो चलो थोड़ा सा लेस एफिशिएंट प्रोडक्ट, बट एटलीस्ट वी हैव सम अल्टरनेटिव, नोबडी कैन आर्म ट्विस्ट। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक लेवल पे जाने के बाद जब 40-50% से कोई भी चीजों के दाम बढ़ जाते हैं तो डिमांड भी कहीं ना कहीं एंड में इम्पैक्ट होते हुए दिखेगा दिखेगा मुझे लगता है कि मोर ऑफ एन स्पेकुलेटिव एक्टिविटी विच इज गोइंग ऑन इन द मार्केट रादर देन एक्चुअल डिमांड जो है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा आउटस्ट्रिप कर गई है सप्लाई को, उसके चलते मेटल में प्राइसेस में उछाल देख रहे हैं। आई थिंक लेट्स सी कहाँ एंड होगा ये। पर इसका इम्पैक्ट हम उन सेक्टर्स में देखेंगे जहां पे ये एक रॉ मटेरियल की तरफ से यूज होता है, लाइक ऑटो, जहाँ पे दाम बढ़ सकते हैं ओईएम्स की तरफ से।
या डेफिनेटली आई थिंक प्रीडोमिनेंटली जो इम्पैक्ट है कंज्यूमिंग सेक्टर में दिखेंगे। जैसे हम केबल्स हैं, केबल्स में ऑब्वियसली कॉपर का cables and यूसेज wires, बहुत yeah. ज्यादा होता है, वहां देखेंगे। या जितने भी मोटर्स रिलेटेड जो प्रोडक्ट है जहाँ कॉपर वाइंडिंग का बहुत ज्यादा यूज होता है, वहां हम डेफिनेटली इसका इम्पैक्ट देखेंगे। ऑटो आपने सही कहा, ऑटो में प्रीडोमिनेंटली ज्यादा करके स्टील का ज्यादा यूसेज होता है, जहां हमने देखा है कि पोस्ट द इम्पोजिशन ऑफ 12% ट्रेड बैरियर, वहां भी एक टू सम एक्सटेंट प्राइस राइज हम होते हुए दिखेंगे। तो ऑटो कंपनीज में भी डेफिनेटली ग्रेजुअल प्राइस हाइक कंपनीज को लेना ही होगा आगे जाके, अगर ये सस्टेन कर जाता है तो ऑब्वियसली आई थिंक इन्फ्लेशनरी रहेगा ओवरऑल इकोनॉमी के परस्पेक्टिव से। आज